वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पार्टन, जिसी का एक पार्ट है आपका सीजी पाठशाला, जहां पे हम प्रयास कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के जो क्लास 10th हैं, क्लास 6 से जो आगे की क्लास तक के हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी हम कुछ मदद कर पाएँ स्टूडेंट। इन्हीं कड़ी में क्लास 10वीं के लिए हम लगातार वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम आज देखने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 10th के जो सीजी बोर्ड है उसके सेट सी में 2018 के सेट सी में पूछे गए क्वेश्चंस को। आइए बढ़ते हैं आगे और सीधा बढ़ते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 1 पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार जाइए, जरूर देख लीजिए स्टूडेंट। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा मैं प्यारे साथियों आप सभी से कि आप वीडियो लेक्चर को देखिए और उनमें अगर कुछ कमियां लगती हैं तो आप जरूर हमें कॉमेंट में बताइए, ताकि हम उसमें कुछ सुधार कर सकें और आपके हम अधिक से अधिक मदद कर पाएं स्टूडेंट। सो चलिए बढ़ते हैं आगे, और काम अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक का बटन भी आपके पास है। चलिए बढ़ते हैं आगे और सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं वो नहीं पूछा गया, कितने होते हैं इससे पूछा गया है। तो 2 होता है, 1 होता है, 0 होता है, 3 होता है, द्विघात। ठीक है प्यारे साथियों, एक बात आप टिप्स के रूप में लिख लीजिए, द्विघात मतलब कि घात में क्या दिखने वाला है 2, तो मूल भी कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, त्रिघात, अगर घात में 3 है, मैक्सिमम पावर कितना है आपका 3 है, तो मूल भी कितने निकलेंगे 3 निकलेंगे। मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जवाब होगा अ, नंबर अ पे यहाँ पे आप टिक लगा देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसका समांतर माध्य क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, √2 + 1 और आपका √2 - 1, इसका क्या पूछा गया समांतर माध्य। हम क्या जानते हैं समांतर माध्य मतलब इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट। क्या, क्योंकि एक पद एक पद ये, दोनों को क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आएगा हमारा वही हमारा आंसर होगा। क्या आएगा 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों सर -1 और +1 आपस में कैंसिल, और ये √2 ये √2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 2√2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। इस तरीके से केवल और केवल √2 बचा, और ये ऑप्शन नंबर है आपका स, ये ऑप्शन नंबर स है। इस तरीके से देखिए बहुत ही आसानी से बनने वाला ये क्वेश्चन है। फिर थर्ड नंबर पे आपको पूछा जा रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका मान कितना होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपने चैप्टर नंबर 9 को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सर्व समीकरणों को याद किया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों आपके लिए। आप झट से जवाब देंगे कि सर ये तो एक सर्व समीकरण है और इसका मान कितना होगा टेन स्क्वायर थीटा, लगा लीजिए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था इस तरीके के क्वेश्चन के पैटर्न्स के बारे में, कि यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना, देखिए क्या होने वाला है, तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर लिया जाता है। मैंने बताया था स्टूडेंट, लेकिन आपने नहीं देखा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ और बता देता हूँ। तो ये हो गया आपका इसका सेकंड का और ये हो गया आपका फोर्थ का। ठीक है, तो दर लेना चाहिए, दर मतलब कि आर के बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो मुझे बताइए एक वर्ष में कितना तिमाही होगा। सर आप कहेंगे 3, तो 12 से भाग कर दे थन, तो 12 से जब भाग कर देबो तो के 4 आई, बस आपला आर लभी का करना है 4 टुकड़ा में बांट देना है, r/4, r/4 एला की थन चौथाई या 1/4 हिस्सा जो होगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो इसका जवाब होगा क्या 1/4 ब। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान ले जाए वो बैंक वाला कहता है कि आपको 8% जो है वार्षिक ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज की गणना तिमाही की जाती है तो कैसे लगेगा ये, तो 8/4 बराबर 2% क्या तिमाही आधार पर, ये हो गया आंसर। ठीक है, 4 से भाग कर दिए तो 1/4 आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे साथियों, ये हो गया ब नंबर का ये जवाब। चलिए आगे चलते हैं। अगर फिफ्थ देखें तो 2 - 4, 2, -4, ये जो है 2, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब हमें पता है, ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस तरीके से। ये हो गया वाई एक्सिस, वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, ये होता है -x और ये होता है -y। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा है वो क्या है, आपका पहला वाला पॉजिटिव है, मतलब कि x पॉजिटिव है, तो ये वाला x तो मेरा पक्का है। फिर दूसरा वाला जो है वो y को डिनोट करता है, तो -4 है मेरे प्यारे साथियों। तो ये हो गया x का मान और ये हो गया y का, और y माइनस है। तो बताइए कौन से एक्सिस में, इसमें क्या रहेगा आपका पॉजिटिव और इसमें रहेगा क्या नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश, क्या चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, काबर एमा ए/6 है, काबर एमा ए/6 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को तिले, और एमा ए/6 है -y एक्सिस को तिले, और पॉजिटिव एक्स -x एकर से तन एमा का ही चतुर्थ चतुर्थांश आही मोर प्यारे साथियों। आइए आगे बढ़थन।
और देखथन हमार खंड बल, जी हाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति की जावत है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे क्या है आपके पास 5x + 2 और 3x - 2 का योगफल कितना होगा। देखिए योगफल आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। और व्यंजकों को, इन बहुपदों को जोड़ना घटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। फिर भी एक बार ज़रूर से हम यहाँ पे कर देंगे, खाली स्थान है ये, क्या है 5x + 2 और क्या करना है इसका योग, और 3x - 2, ठीक है, +2 से -2 कैंसल, तो ये आ जाएगा 8x आपका आंसर स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं आगे। समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं होती हैं। समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं होती हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने किया था कि समरूप बहुभुजों के कोण होते हैं तो वो बराबर होते हैं, और संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं, प्रोपोर्शनेट होते हैं स्टूडेंट, समानुपातिक होते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि क्या होती है, शून्य होती है। मैंने पहले ही बता दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की भुज पूछा गया था, मतलब एक्स के बारे में पूछा गया था। अब एक्स एक्सिस पर स्थित क्या पूछा जा रहा है आपको, कोटि पूछा जा रहा है। कोटि मतलब कि वाई का मान। चलिए, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको बातें समझ में आ रही होंगी। कहीं भी कोई भी अगर डाउट लगता है तो आप ज़रूर से पूछेंगे, ठीक है। शिक्षा उपकर खाली स्थान राशि पर लगाई जाती है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं ज़रूर लिखूंगा। देय आयकर पर, क्या देय आयकर पर लगता है स्टूडेंट, देय आयकर पर जो है शिक्षा उपकर, कभी कभी कितने प्रतिशत पूछ लिया जाता है उसको भी सुन लो। तो देय आयकर पर जो है वो 3% शिक्षा उपकर लगता है। इसमें देय आयकर पर क्या 3% शिक्षा उपकर लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। हम जानते हैं कि त्रिज्या क्या होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होती है, दोगुनी होती है। तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं। अगर व्यास जो है वो क्या है आपका 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा इसका आधा होता है, तो 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारे सत्य हम सबका मन पसंदीदा, भरने में आसान, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, ठीक है। एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या 4 होती है स्टूडेंट, बिल्कुल सत्य है। अगर आप इस पर डिटेल में चाहते हैं तो जरूर से वीडियो लेक्चर नंबर 1 के जो सत्य असत्य है उसको जरूर देख लें स्टूडेंट, या जो भी है मल्टीपल चॉइस, मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन कहीं एक जगह मैं समझाया हूं, शुरू के 5 मिनट में आपको मिल जाएगा पूरा यहाँ पे 3D डायग्राम के थ्रू कि कैसे हमें विकर्ण को पहचानना है, आकाशीय विकर्ण और पृष्ठीय विकर्ण। तो ये जो है पहला नंबर बिल्कुल सत्य बात है, ये इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। सेकंड नंबर, एक वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। सरासर झूठ है ये, क्या सरासर झूठ है भाई। छेदक रेखा कहाँ दो जगह, दो का अलावा तीसरा जगह मोड़ के थोड़ी ना ही रेखा पढ़ा था, कर्व नहीं, ठीक है। आइए आप मतलब बता देता हूँ कैसे। ये हो गए का वृत्त, ठीक। छेदक रेखा का होते जीवा ही हरे हमर, बस का मिल जाते थोड़ा एती आगू बढ़े है, थोड़ा एती आगू बढ़े। अब बताओ के जगह ये प्रतिच्छेद करत निकला थे, तो 2 जगह, और यहाँ कहा 3 जगह, तो ये सरासर झूठ है, मतलब कि असत्य है। साइन 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, बहुत गलत बात है भाई। ये तो का होते 1/2 होते, असत्य है। 2 विषम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या होता है, ठीक है। तो 3 और 3 जोड़बे तो का विषम ही 6 ही ना, 6 का है सम है, येहू गलत बात है, ठीक। ऐसा आप ला देख लेना है, रटे बट्टे की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा की था ऐसा क्वेश्चन मतलब बिल्कुल यूं चुटकी में उड़ाहू, कोई बहुत बड़े बात नहीं है, आराम से रहो, बने रहो, मजा आई तुम्हारा, ठीक है। तो 2 विषम संख्या का 3 और 3 ला धरो, जोड़ दे 5 और 5 का होते 10, दोनों विषम हरे ना, तो ये गलत बात है। अब 7x - 4y = p में x = 3 और y = 4 रखने पर p का मान 5 प्राप्त होता है। आइए रख के थोड़ा देख लेते हैं इनका क्या कहना। तो 7x, x की जगह पे क्या रखने को कह रहा है ये 3, फिर y की जगह पे क्या रखने को बोल रहा है ये बोल रहा है 4, ठीक है। ये चलिए करके देख लेते हैं। तो 7 या 21 होगा मेरे प्यारे साथियों, और 4 चौक 16 हो जाएगा। 21 में 16 को घटाएंगे तो बिल्कुल 5 आएगा, ठीक है, बिल्कुल 5 आएगा। ये सत्य बात है, यहाँ जाके सत्य हुआ है, बढ़िया पैटर्न सेट किया है। आइए बढ़ते हैं आगे, देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले। बहुपद आपको दे रहे हैं, फिर इसका मान आपको निकालना है। क्या है बहुपद? बहुपद है आपका p of x = 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 17। क्या निकालना है आपको? p of -1 निकालना है और p of 0 निकालना है। और आप जानते ही निकालना क्या कि p of -1 दिया, आपको दिया क्या है p of x, x के जगह एक बार -1 लिखता है, एक बार 0 रखता है, तो बड़ा ही आसान है। का जैसे जैसे लिखे है वैसे वैसे करबो भाई, तीही तो हमारा रद्दा दिखाइए। तो का कर दे बोला -1 जब रखबो, ठीक है स्टूडेंट। लिखने का तरीका मैंने पहले ही कहा दिया है कि आप
आपको वैसे भी आप लास्ट तैयारी में हैं, आपको सब पता ही होगा, ठीक है। अगर लगता है आपको कि सर हमें लिखने का तरीका भी चाहिए तो बिल्कुल बताइए कि स्टूडेंट हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए जो हमारे नोट्स हैं उनका हम आपको पीडीएफ भेज पाएँ, ठीक है। चलिए, तो लेकिन यहाँ पे कोई भी डाउटफुल चीज़ें आपसे छूटनी नहीं चाहिए। चलिए, आप -1 रख दिए, जहाँ जहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, -1 पुट कर देंगे, ठीक है। ये स्क्वायर प्लस 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्व जब मैं करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर अगर आपको विषम संख्या मिले तो वो क्या होगा, हमेशा -1 ही देगा। ये क्लास 8 में हम सीख के आते हैं, ठीक है। -1 की पावर अगर 3 है, मतलब 3 क्या है, विषम है, तो हमें -1 ही मिलेगा। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 की पावर अगर सम है तो हमें -1 की जगह क्या मिलने वाला है ना, क्या +1 मिलेगा। क्या मिलने वाला है यहाँ पे, +1 मिलेगा, ठीक है, +17। आगे जब मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा आपका +17। सबको जब ऐड करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको क्या लेना है, P ऑफ 0 देख लेना है। तो ये तो टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 0 -4 इंटू 0 +17, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 17। अतः आप लिखेंगे फिर P ऑफ -1 इज इक्वल टू 10 एंड P ऑफ नॉट इज इक्वल 0 इज इक्वल टू कितना, 17 है। आइए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। तो इनका फिर से वही रेशियो वाला, समानुपात वाला दिया है, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से हमने बना लेना है इसको। तो 3rd नंबर का ये क्वेश्चन है, x अनुपात 10 समानुपात हैं 15:25 के, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है कि इन दोनों का गुणनफल कितना मिलता है हमें, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। अर्थात बाहर जो बिखरे हुए हैं, बाहर जो निकलने वाले हैं, बाहर ये वाला ये वाला, इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है बीच वाले के गुणनफल के। इन दोनों को जो बाहर जा रहे हैं उसी को कहते हैं क्या, चरम पद, और जो बीच में है उसको मध्य पद। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा x गुणित 25 बराबर होगा किसके, 10 गुणित 15 के। और मैं जब बताऊँ तुमल्ला यहाँ पे होशियारी नहीं दिखाना है, मल्टीप्लाई करन ओकर बाद काटन बिल्कुल नहीं, 25 ला पहली लेग, जो करते काट और जो छुटा थे ओला गुणा कर, ठीक। x बराबर का कहा था सर, बता तो ऐसा कहा था, दिखाओ ये, ठीक। जोन कटत काट दो, कौन कौन, तो 5 दिया 15, 5 25, ठीक, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, x बराबर 6। x बराबर 6 आपका मान आ गया। अतः x का मान 6 प्राप्त होता है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, फिर से एक सरल रेखा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है जहाँ तक लास्ट में मैंने मिस्टेक किया था, जो कि मैंने ये वाला क्वेश्चन बना दिया था आप लोगों के लिए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला जो है वो, लेकिन इसके लिए तो थोड़ा यहाँ पे रब करना पड़ेगा इसको, चलिए कोई समस्या नहीं है। तो आपका सरल रेखा 7x - 2y - 15 = 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात करना है। हम जानते हैं स्टूडेंट कि y = mx + c में जब तुलना करते हैं तो m जो है वो प्रवणता को शो करता है और c जो है वो y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड को। तो आइए इसको थोड़ा उसके अनुसार बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो y वाले को भेज देते हैं इधर, तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा आपका 7x - 15 = 2y। हम जानते हैं कि y = में होता है, मतलब कि y के इक्वल में होते हैं, ना कि 2y के। तो इसको भी बना लेते हैं उसी के अनुरूप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जब इधर चल के आएगा तो ये हो जाएगा क्या, 7/2x माइनस ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2y के बाद y = ठीक है। यहाँ पे एक बार और मैं लिख देता हूँ, y = 7/2x माइनस 15/2, ये आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये अपने रूप में आ गया है, y = mx + c। तो क्या करना है, आप यहाँ पे लिखेंगे कि अतः y = mx + c से क्या करने पर, तुलना करने पर तो प्रवणता m बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 तथा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड c बराबर क्या मिल जाएगा आपका, -15/2। कई बार बच्चे यहाँ पे जो माइनस का साइन है उसको लगाना भूल जाते हैं, उसके कारण आपका हाफ मार्क्स का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, आप पूरा लिखेंगे इसको कि y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड c बराबर -15/2। आइए बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से हम इसको समझेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर जाता है, बट बहुत ही ईजी है ये,
इजीली हम इसको बना सकते हैं बराबर, अच्छा प्लस कॉस 0 डिग्री। आइए कैसे बनेगा ये, हम जानते हैं कि ये पूरक कोण वाले सेक्शन से आ रहा है और मैंने बताया कि पूरक कोण आप मतलब कोनो जगह ढूंढना नहीं है, ये अपन आप में बने रहे थे काबर 67 और 23, ये आपस में कैसन है पूरक कोण है, दोनों जोड़बो तते का ही 90 आई। ठीक है, तो हम कोनो भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हमला पता है कि कॉस ला करबो तो साइन के टर्म में आई और साइन ला कहूँ करबो तो कॉस के टर्म में आई, तो जोन मर्जी वाला लगा लेथन। ठीक है, नीचे वाला लगा लन का, चलो नीचे वाला लगा लेथन, तो ये का आज ही यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 2 cos 67 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन, ठीक है 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 23 को तो कोई गुनाह नहीं किया, ठीक है, कोई गलत नहीं किया है, क्योंकि वही चीज़ें हैं जी, जब माइनस करोगे आप तो यही आएगा ना, लेकिन इतना लिखते ही हम एक नए प्रॉपर्टी के हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है मेरे प्यारे साथियों 1, यहाँ से हो जाएगा ये 2 cos 67 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन की जगह क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, और थीटा के स्थान पे कौन है 67, तो cos 67, cos थीटा मतलब कि cos 67, यहाँ पे आप रीजन बताएंगे, चूंकि हम जानते हैं क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है आपका क्या cos थीटा के इक्वल, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे, फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से तो इन दोनों को हम कैंसिल करा सकते हैं, सॉरी +1 यहाँ पे चल रहा है, +1 यहाँ पे चल रहा है, तो ये आ जाएगा 2 + 1, क्या ये दिख पा रहा है, बिल्कुल यहीं पे मैं कर देता हूँ क्या 2 + 1 बराबर आपका 3 आंसर आ जाएगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सेट ए में भी 3 आया है, सेट बी में भी 3 आया और सेट सी में भी 3 आया, मतलब कि इक्वल है, बस रेशियो को चेंज करके आपको दिया गया है, पैटर्न सारे सेम है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ आंकड़े दिए जा रहे हैं स्टूडेंट, और आपको क्या बोला जा रहा है कि समांतर माध्य निकालना है, और समांतर माध्य तो निकालना कोई हमसे सीखे, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमसे नहीं आप सभी से सीखें। चलिए, तो लास्ट दोनों वीडियो लेक्चर में मैंने सूत्र को लिख के बताया है, एक बार मैं जरूर बोल देता हूं, यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा बार बार मैं, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस हो चुका है स्टूडेंट, तो आप तुरंत झट से निकाल के बता देंगे। होता क्या है कि दिए गए आंकड़े, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, वही क्या होता है आपका समांतर माध्य। सबसे पहले आप लिखेंगे कि दिया गया है आंकड़े बराबर ये, ठीक है, अतः समांतर माध्य बराबर क्या होता है आपका प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। फिर हमने क्या किया, इन आंकड़ों को ऐड करना शुरू कर देते हैं। चलिए करते, कितना आया, तो यह आ जाएगा 7 5 12, 12 9 21, 21 और 11 हो जाएगा 32, 32 और 3 हो जाएगा 35, 35 और 10 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 45, 45 और 7 हो जाएगा कितना 52, 52 और 10 62, 62 और 9 कितना हो जाएगा 71, 71 और 10 हो जाएगा 81, 81 का मान और बटे में 7, ठीक है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से जब भाग लगाएंगे तो कितना बार जाएगा ये, तो ये जाएगा 7 8 56, 7 नियम 63, 7 दाम 70। ये क्या पढ़ रहे हो भाई, 7 में 81 में तो 8 तो पहले ही है, तो ये चला जाएगा एक बार, यहाँ से बचेगा 1, बन गया 11, और 7 के पहाड़ा में 11 तो आता ही नहीं है, ठीक है क्या, तो 7 एकम 7, फिर बचेगा कितना, तो ये बच जाएगा कितना 4 बच जाएगा, क्योंकि 7 और 4 11 होता है। अब लगेगा दशमलव, ये बनेगा 40, तो कितना 7 पंचे 35, फिर कितना बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये बन जाएगा 50, तो 50 जब बनेगा 5 बचेगा, तो फिर ये कितना बार जाएगा 7 8 56, लेकिन सती 49 होता है, तो ये चला जाएगा 9 टाइम्स, फिर से कितना बच जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, फिर कितना बनेगा ये 10 बनेगा, 1 आएगा, फिर कितना बचेगा 3 बनेगा, फिर से ये रिपीट चलता ही जाएगा। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आप दशमलव के बाद 2 अंकों तक बस भी निकालते हैं तो भी आपका कोई समस्या नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। आप अंत में लिख देंगे कि अतः दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य जो प्राप्त हुआ है वो है। आइए बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अल्फा बराबर आपको मिल रहा है कुछ क्या 4 और बीटा बराबर मिल रहा है 4, ये दो हैं आपके क्या हैं वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल 4 और 4 है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और आप जानते हैं कि जब कभी भी हमें मूल दिया जाता है तो वर्ग समीकरण बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर किसी माना कि वर्ग समीकरण के मूल अल्फा एवं बीटा है, ठीक है, तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 4 हो गया, अतः तब समीकरण क्या हो जाता है आपका वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। कभी कभी इसी को आपको डायरेक्ट देगा स्टूडेंट, याद रख लीजिएगा इस फॉर्मूले को, इस मेरी बातों को, कि मूलों का योगफल इतना है
और मूलों का जो है गुणनफल इतना है, डायरेक्ट आपको ये दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखना है बस आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना 8x और ये हो जाएगा कितना 16 इज इक्वल टू 0। आइए इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, यही आपका राइट आंसर है, ये इस पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। कोई श्रेणी दिया जा रहा है आपको, ठीक है, उसके 12 पदों तक योगफल निकालना है, और योगफल निकालना तो हमें आता ही है। आइए श्रेणी क्या दिया है उसको थोड़ा एक बार लिख लेते हैं। तो 8वें नंबर का ये क्वेश्चन है, इनका क्या कहना है कि 5 धन 9 धन 13 धन 15 धन और ये चल रहा है। ठीक है, अब धन 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 दिखने से आप कभी घबराइएगा नहीं कि सर हम तो समांतर श्रेणी के बारे में पढ़े हुए हैं और ये क्या दे रहा है। कोई बात नहीं स्टूडेंट, समांतर श्रेणी क्या होगा, आइए स्पेशल प्रॉपर्टी को पता लगाने का कोशिश करते हैं जिससे हम इस श्रेणी को क्या कह दें, समांतर श्रेणी है। कोई भी पद उठाइए, मान लीजिए मैं 13 उठाता हूँ, तो 13 जब उठाऊंगा तो 13 के बाद अगर मैं उससे जस्ट पहले वाले को माइनस कर दूँ, तो 13 में जब किसको माइनस करूंगा, मैं 9 को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। चलिए 15 में से अगर मैं 13 को माइनस करता हूँ, अरे कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे, 15 में जब मैं 13 को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मेरे प्यारे साथियों कितना, यहाँ पे तो 2 मिल रहा है, कुछ प्रिंट मिस्टेक है क्या, एक बार ज़रूर देखना पड़ेगा। ठीक है, होना तो क्या चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे भी अगर 9 के बाद 5 आता है, 9 के बाद 9 से पहले क्या आता है 5, तो यहाँ भी गैप कितना है, 4 का है। बिल्कुल, यहाँ भी गैप कितना है, 4 का है। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी गैप कितना का होना था, 4 का होना था, मतलब कि यहाँ पे 17 आना था। शायद लिखने में दिक्कत हुआ होगा या फिर ऐसे ही दिया होगा कि, लेकिन यहाँ पे 17 आएगा तब जाके ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम 17 लेके बना लेते हैं। ठीक, तो 12 पदों तक योगफल निकालना है और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम पद a बराबर कितना 5 है, सार्वांतर कितना आ गया 9 माइनस 5 4 आ गया, और n का मान कितने पदों तक का योगफल निकालना है आपको, तो 12 पदों तक का योगफल निकालना है। आइए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं क्या, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला में जब हम मान रखेंगे कितने पदों तक का चाहिए, तो 12, S12 इज इक्वल टू 12/2, ठीक है 2a, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 5 है। ठीक है, n माइनस 2 मतलब कि 12 माइनस 1, और d का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों 4। आइए जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारा 12 पदों तक का योगफल आ जाएगा बड़े ही आसानी से। तो S12 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 10, ये होता है प्लस का साइन। ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है, ये अगर मिस्टेक हुआ मतलब कि आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन, आइए प्लस ये हो जाएगा 11 और ये 44। ठीक है, आगे कितना हो जाएगा 6 इंटू इन दोनों का एडिशन कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा 54। तो दोनों को जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 हासिल गया 2, 6 पंचे 30 और 2 32, तो 324 है वो आपको प्राप्त हो रहा है। किसका, ये जो सीरीज दिया गया है उसके जो 12 पदों का योगफल है वो कितना प्राप्त हो रहा है आपको, 324 प्राप्त हो रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों, देख लेते हैं हम इस 9th नंबर के क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो बहुत ही इजीली तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। आइए, एक बेलन का व्यास आपको दिया जा रहा है, आइए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बेलन का व्यास लिखेंगे क्या कि दिया है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपका कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसीलिए क्या मैं त्रिज्या नहीं निकाल सकता, सर आधा कर दो तो त्रिज्या निकल जाएगा। बिल्कुल स्टूडेंट, आधा करके मैं त्रिज्या आर का मान कितना 6 सेंटीमीटर ला सकता हूँ, बिल्कुल ला लिया। ठीक, इसके अतिरिक्त तो और क्या दिया जा रहा है आपको, हाइट दिया जा रहा है, बिल्कुल ऊंचाई, तो ऊंचाई आपको दिया जा रहा है, ऊंचाई बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में आपको क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ आप लिखेंगे कि अतः बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है या ज्ञात करना है, और हम जानते हैं चूंकि क्या बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्या क्षेत्रफल किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 2 पाई आर और आर प्लस एच, 2 पाई आर और r प्लस एच। चलिए अब मान रख देते हैं, तो बेलन के जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा, तो 2 गुणित पाई, पाई का मान होगा 22/7 गुणित r का मान कितना है हमारे पास 6 है,
और r प्लस h करना है, तो 6 धन 14, 6 धन 14 इतना ही करना है, बिल्कुल 6 धन 14। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। ये हो जाएगा कितना, 2 गुणित 22 बटे 7 गुणित यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 और 14 20, और 20 और 6, 20 और 6 हो जाएगा स्टूडेंट 120। ये हो जाएगा कितना, 120 हो जाएगा। आइए, क्या मैं इसको काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकते हैं सर, काट देते हैं, क्या समस्या है। तो कितना बार चला जाएगा अगर मैं देखूं तो, या फिर आप एक काम करिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें बड़ा आसानी रहता है आपको। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपका, 44 गुणित 120 बटे 7, ठीक है। वरना आप दशमलव के चक्कर में फंस गए और कहीं गलती हो गया तो आपका ही नुकसान होगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कितना, कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 12 चौक 48, 48 का 8 हासिल गया 4, 12 चौक 48 और 4 52, ठीक है। एक जीरो को भुला के गिना किए थे, इसीलिए फिर से लगा देंगे। तो 7 एकम 7, और 7 के पहाड़ा में कितना बार चल जाएगा, 7 सती 49, ठीक है। 3 बचेगा, कितना बनेगा ये, 3 बचेगा, तो ये बन जाएगा कितना मेरे प्यारे साथियों, 38, और 38 मतलब कि 3 7 पंचे 35, फिर कितना 3 बचा 30 बना, 7 चौक 28, ठीक। अब 2 बचा, लेकिन 2 तो जा नहीं सकता, तो दशमलव लगा दिया, और दशमलव लगाया तो 2 क्या बन जाएगा 20, तो 7 दूनी 14, और 6 बचेगा तो 7 अट्ठे 56, ठीक है। 2 तक ले जाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंकों तक काफ़ी है। चूंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसीलिए ये क्या होगा, और चीज़ें किस में दी गई, सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। ये होगा आपका आंसर। आइए मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आज की इस वीडियो लेक्चर के और इस 2018 सीजी बोर्ड क्लास 10 मैथ्स के जो 2018 है उसके सेट सी का लास्ट क्वेश्चन, और इस 2018 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 10 को हम देख लेते हैं। सो अंतिम क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, कि आपको ये सिद्ध करना है कि एक विषम संख्या का जो वर्ग होता है वो विषम संख्या होता है। क्लास 8वीं में चाहे क्लास 10वीं में, जब तक हम ये नहीं पढ़े होते हैं तो हम ये प्रॉपर्टी की तरह हम यूज करते हैं कि विषम संख्याओं का जो वर्ग होता है विषम संख्या ही मिलता है। जैसे 9 का वर्ग 81 है, 7 का वर्ग 49 है, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121 है। ऐसे ही और भी आपके पास अनेक उदाहरण हैं, आपको वर्ग संख्याएं तो याद ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हम क्या होता है, वर्ग विषम संख्या का जो आपका परिभाषा है वो क्या है, कि किसी भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, वो जो है विषम होता है। तो उसी का हमने यूज किया है और लिख लिया है कि माना कि जो 2n+1 है वो एक क्या है, विषम संख्या है। और आप जानते हैं कि ये बताना बहुत आवश्यकता है कि n आखिर है क्या। तो n कहाँ से होगा, वो कोई भी आपके इंटीजर हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब प्रश्न अनुसार इनका क्या कहना है, तो प्रश्न अनुसार इनका कहना है कि इसका जो वर्ग होता है वो क्या मिलता है हमें, वो मिलता है हमें एक विषम संख्या ही। तो आइए वर्ग ही कर देते हैं, जो बोला गया वही काम कर देते हैं। तो 2n+1 का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, सॉरी a प्लस 2ab होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2n इंटू ए बी, ठीक। फॉर्मूला कौन सा लगाएं वो भी बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आप पूरे एक लाइन में उसको एडजस्ट कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, जो जो कहानी चल रहा है चलने दीजिए, बस सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4n। आइए n वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं, तो n स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, और यहाँ से अब दोनों जगह से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल। लेकिन यहीं पे अब आपको निर्णय लेना है मेरे प्यारे साथियों कि कॉमन किसको ले। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि भाई तुम्हारा काकर बर सिद्ध करना है, सम की विषम, विषम और विषम संख्या परिभाषा का की थे कि सम संख्या में एक जोड़ दे तो का हो जी आपला विषम मिल जाही, ठीक। और सम संख्या कैसे बनते, 2 के गुणज होते, अर्थात आपला का निकालना है 2 के गुणज दिखाए के प्रयास करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 बाहर निकल गए, यहाँ भी n, यहाँ भी n का निकालबो का एला, बिल्कुल नहीं निकालन मोर प्यारे साथियों, हम इला यही जगह देवो 2 बसला बाहर निकालबो ताकि गुणज के रूप में दिखे का कर 2 के। तो यहाँ से का बच जाए, यहाँ 2n स्क्वायर, और यहाँ बच जाए कितना 2 और प्लस 1, ठीक। अब ये जो भयंकर टाइप से जो दिखत चीज ओला का मान लेबो, कुछ भी मान लेते हैं, एकाठन वेरिएबल, और वो कहाँ से होना चाहिए, हमारे जेड से होना चाहिए, जेड भाई साहब वो प्रोवाइड करी, ठीक। लिखेंगे कैसे, तो यहाँ 2m, इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ 2m प्लस 1, ठीक। यहाँ बताएंगे जहाँ
m बराबर क्या है, m बराबर क्या है 2n² प्लस 2 माना लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तथा m जो है वो कहाँ से होगा, z से ही बिलोंग करेगा या i से आपका बिलोंग करेगा या एक पूर्णांक संख्या है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न किसके ओर इंगित कर रहा है। फिर से आप जो लेके चल रहे थे क्या 2n+1, वो 2m, n के जगह मैंने m पुट कर दिया, चाहे तो आप k पुट कर सकते हैं, k भी दिखने में थोड़ा फेमिलियर होता है, बार बार देखते रहते हैं तो k यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके ओर इंगित कर रहा है, फिर से ये हो गया सम संख्या और +1 वापस से आप किस पर खड़े हो गए हैं, एक विषम संख्या ही है ये। अब लिखेंगे कैसे इसको, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ क्या लिख देंगे, 2m क्या है, 2 का गुणज है। ठीक है, 2m क्या है, 2m एक संख्या है, 2m एक संख्या है जो कि क्या है, 2 का गुणज है, 2 का गुणज है। अतः यह क्या है मेरे प्यारे साथियों, अतः यह सम संख्या है, अतः यह सम संख्या है। और हम विषम संख्या के परिभाषा से जानते हैं, विषम संख्या के परिभाषा से क्या जानते हैं, विषम संख्या के परिभाषा से किसी भी सम संख्या में, ठीक है, या 2 के गुणज में क्या जोड़ने पर, किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या विषम संख्या होती है, ये हम जानते हैं। अतः 2m+1 क्या है, एक विषम संख्या है। और बताइए मुझे 2m+1 आया कैसे है, आखिर आपने इसको वर्ग किया तभी आया है। अतः हम कह सकते हैं कि दोबारा से इस कथन को आप दोहरा देंगे कि एक विषम संख्या का जो है वो यहाँ पे आप दोहरा देंगे, विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। और इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया स्टूडेंट। ठीक है, कोई भी अगर आपको परेशानी होता है तो आप इस नंबर पे हमें भेज सकते हैं स्टूडेंट 7974794030 पर, और इसको ज़रूर से आप अपने से ट्राई कीजिएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वर्ष के लिहाज से भी मैं देखता हूँ कि इस तरीके के पैटर्न आपको ज़रूर दिखाई पड़ेंगे। आइए, ये जो मैंने थ्योरी लिखा है वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आपके अनुसार हो सकता है, ठीक है, आपके टीचर ने आपको कैसे गाइड किया उसके अकॉर्डिंग, फिर भी मैंने इसको इसीलिए पूरे डिटेल से आपके सामने बनाने का प्रयास किया है। हमारे वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं बिल्कुल से अपना फीडबैक देना ना भूलना स्टूडेंट, क्योंकि आपके एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक जो हैं आपके बातें जब आप कमेंट करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे स्टूडेंट, हमें पता चल पाएगा कि हमारा जो कंटेंट है वाकई आप तक कितना पहुंच पा रहा है। ठीक है, अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी बताइए, तारीफ़ है तो भी बताइए, तारीफ़ के साथ साथ हमें अपने जो है कुछ सुधारों के भी सुनने की हमें जो है स्टूडेंट हम चाहते हैं कि हम सुन पाएँ उन चीज़ों को और हम उन पर काम कर पाएँ, क्योंकि काम करेंगे तभी तो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे और इसमें हम आप जो है हमारी मदद करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पे हम देखने वाले हैं आपके जो 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसके जो सेट ए है उसके क्वेश्चंस को। बने रहिए हमारे साथ डीसी मैथ्स पाटन एवं सीजी पाठशाला के साथ। सो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।